उसमें कहीं 750 किसानों की शहादत का जिक्र नहीं था। हम कैसे मान लें कि राष्ट्र के नाम संबोधन था? वो कारपोरेट घराने से माफ़ी मांग रहे थे कि उन्होंने आपके तुम्हारे गोदाम बनवा दिए, तो माफ़ करना मुझे। हम कैसे भूलेंगे जिस प्रकार लखीमपुर खीरी में हमें कुचला गया, जिस प्रकार से हम 12 महीने यहाँ सर्दियों में सुखड़े हैं, गर्मियों में जले हैं, बरसातों में भीगे हैं। हमारी लड़ाई रुकी नहीं है, ये तो आगाज है। अभी आगे आगे हम बढ़ेंगे। गांधी का भारत है, ये गोडसे का भारत नहीं है, ये सावरकर का भारत नहीं है। तो अब तो सरकार मान चुकी है, तो आप कैसा लग रहा है कि सरकार तानाशाह सरकार झुक चुकी है और वो हर एक चीज़ मंजूर कर दी गई है जो आपकी शर्तें थी? जी, जय हिंद। मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, बनारस गाजीपुर बॉर्डर से। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान जवान, किसान, मजदूर, दस्तकार, पत्रकार हो। आज निश्चित रूप से ये भारत की जीत हुई है। बुलंद भारत की तस्वीर, जनगण मन अधिनायक जय है। इस देश का अधिनायक कौन है? जनगण मन। भारत भाग्य विधाता, इस देश का भारत भाग्य विधाता कौन है? जनगण मन। हम भारत के लोगों की जीत हुई है। निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक जीत है और इस पर हम गदगद हैं और हम सबके साथ, पूरे भारतवासियों के साथ हम शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पे पूंजीवाद हारा है, समाजवाद जीता है, मजदूर जीता है। जी हाँ। लेकिन सर, राकेश टिकैत जी का तो कहना है कि जब तक सरकार आमने सामने बैठकर बात नहीं करेगी हम लोग वापस नहीं जाने वाले। हमें लिखित रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक आमने सामने बात होनी चाहिए। केंद्र सरकार सामने आकर बात करे, स्टेटमेंट दे। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, ससम्मान किसान वापस जाना चाहते हैं। जब हल निकलेगा बातचीत से निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। बातचीत का रास्ता क्यों बंद? क्या लोकतंत्र में ये, जब लोकतंत्र का दम भरते हैं तो क्या यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र में बातचीत का रास्ता होता है। आप तो ऐसे कुत्ते को भूख लगी रोटी फेंक दिए, फिर उसे भगा दिए। ये तो यही स्थिति हुई। हमें भूख लगी, दे दिया रोटी। हम किसान हैं, इस देश की आत्मा है, जो भारत की आत्मा गाँव में बसती है, और वो लोगों को आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, दो शब्द नहीं कर रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो उस दिन 19 तारीख को मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था, अमानवीय था। उसमें कहीं 750 किसानों की शहादत का जिक्र नहीं था। हम कैसे मान लें कि राष्ट्र के नाम संबोधन था? आज भी क्या बातचीत नहीं कर सकते? क्या इस चीज़ के उनके बड़े लीडर आगे नहीं कह सकते कि वो चीज़ें हम खत्म कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं अभी भी झुक नहीं रहे हैं। झुक तो गए हैं, लेकिन वो टूटने, जो झुकता नहीं वो टूटेगा। और देखना टूटेंगे, क्योंकि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। बातचीत होना चाहिए। राकेश टिकैत जी ने बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी धमक दूर तक जाएगी। अगर ऐसे छोड़ देते हैं तो आगे भी यही प्रश्न होगा कि कोई किससे बात नहीं करेगा, हमें ऊँचे कुत्ते के माँ पे रोटी फेंक दिया जाएगा और बोलेगा वापस चल जाओ। अगर आत्मा से आत्मा जोड़नी है, अगर प्यार बांटना है, अगर आपस में लोकतंत्र का मिलाप उस संसद का और सड़क का रहेगा तो बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने गलत नहीं कहा है, लेकिन सरकार समझ जाएगी। थोड़ी देर में समझती है, लेकिन समझ जाएगी। जी, लेकिन सरकार, आप कह रहे हैं कि किसानों के हित में कोई बात नहीं बोली थी। उस दिन संबोधित करने आए, उन्होंने माफ़ी मांगी ना कि जो किसान भाइयों की शहादत हुई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ पूरे देश से। इसी में कहना चाहता हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा था मैं कह मुझे माफ़ करना। मैं कुछ किसानों, मेरे तपस्या में कुछ कमी रह गई। मैं कुछ किसानों को समझाने में असफल रहा। जानते हैं, उनको कह रहे थे कारपोरेट घरानों को, जिस प्रकार से ये बिल आया था उसके पहले आपने जानती होंगी कि वो जो उनके गोदाम बन गए थे, उनसे माफ़ी मांगी। किसानों से नहीं कहा गया कि माफ़ करना, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। कुछ किसानों को समझाने में, पंजाब के किसानों को, आप 12 महीने कहती हैं ना, 6 महीने पंजाब में चला है। उन किसानों ने सबको समझा दिया था, वो समझ नहीं पाए। मतलब बिके नहीं, ये बिके नहीं। जो यहाँ के संयुक्त किसान मोर्चा 40 संगठन था, वो बिके नहीं, समझाने में असफल रहे। इसलिए वो कारपोरेट घराने से माफ़ी मांग रहे थे कि उन्होंने आपके तुम्हारे गोदाम बनवा दिए, तो माफ़ करना मुझे। वो ये कह रहे थे, लेकिन 750 किसानों की शहादत की बात नहीं हुई। हम कैसे भूलेंगे जिस प्रकार से हाँसी करनाल कुरुक्षेत्र में हमारे साथ घटना हुई? हम कैसे भूलेंगे जिस प्रकार लखीमपुर खीरी में हमें कुचला गया? जिस प्रकार से हम 12 महीने यहाँ सर्दियों में सुखड़े हैं, गर्मियों में जले हैं, बरसातों में भीगे हैं। 26 जनवरी को हमें बदनाम किया गया। 28 जनवरी को हमारे यहाँ लाइटें काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया, हमारी सुरक्षा व्यवस्था छीन ली गई। हम कैसे भूलेंगे? ये बिल्कुल तानाशाही है, ये जो अमानवीय है, ये हमारी लाशों पर बैठ करके राजनीति करते हैं। आज भी करने का दुस्साहस कर रहे हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान, इस देश की आत्मा जग उठी है, खड़ी है। इनको छोड़ेंगे नहीं। अगर ये झुकेंगे नहीं, इनकी तोड़ेंगे हम। अगर जो सरकार ने काले कानून वापस लिए हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद अगर वही रणनीति वो फिर से लागू करती है, तो क्या आप लोग फिर से सड़कों पर आएंगे?
जी बिल्कुल, एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। आपने देखा होगा आज के आंदोलन की बड़ी खूबसूरती रही कि एसकेएम मजबूत है और उन्होंने कहा कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, स्थगित, पोस्टपोन्ड हुआ है, स्थगित। स्थगित का मतलब होता है कि स्थगित है, फिर शुरू होगा। तो ये जो है इसका अगर इसका स्वरूप बदलेगा, अगर कुछ ऐसी वैसी होती 15 जनवरी को, जी हाँ 15 जनवरी को जिन्होंने वादा किया, उस पर एक समीक्षा बैठक होगी सारे एसकेएम का। एसकेएम आज भी मजबूत खड़ी है, तो हमने स्थगित किया, आंदोलन खत्म नहीं हुआ, आप पढ़े लिखे जान सकते हैं, तो स्थगित किया, हम फिर आएंगे। ये तो अंडरस्टूड है, ये बिल्कुल एकदम सर्वविदित है कि हमने आंदोलन खत्म नहीं किया, स्थगित हम आ जाएंगे, तो खड़े ही हैं बिल्कुल। आप खुद बीएसएफ से हैं, तमाम सैनिक पुलिसकर्मियों लगातार इस आंदोलन में सर्दी गर्मी दिन रात लगे रहे, आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी मैं निश्चित रूप से जवान कौन, किसान का ही तो बेटा है। आज उसका बेटा सरहद पे परेशान है और किसान खेत खलिहान, उसका बाप, उसे आप आज खेत खलिहान में नहीं बैठने देते हो, आज उसे रोड पे नहीं बैठने देते हो, कैनन छोड़ते हो, गोली चलाते हो, आंसू गैस के गोले छोड़ते हो। और जानते हैं बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबी, असम राइफल्स के जवानों को पेंशन नहीं है। जितनी बार चुने जाते हैं नेता, उतनी बार उनकी पेंशन नहीं। जो 60 साल का कर्मचारी पेंशन लेता है और एक का काम करता है, उसको पेंशन नहीं। हम उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे, जो उनको संदेश देना चाहते हैं। अब लड़ाई एक जवानों की होगी, वो किसानों का ही बेटा है। और मैं कहता हूं कि जो ये कानून आया था वापस हुआ है, एक विनाशकारी कानून था। ये जो है ऐतिहासिक कानून हुआ है, पहली बार भारत के लोगों ने विश्व व्यापार संगठन को पीछे धकेला है। एमएसपी भी जरूरी है, लेकिन इसकी जननी कौन है, माँ कौन है, कहाँ से पैदा हो रहा है? बार बार आप कर्जे माफ़ी की बात करें, जब बैंक सरकारी नहीं रहेंगे तो कर्ज कैसे माफ़ी होगा? इसको गेट समझौता है, जो गेट समझौता और डंकर प्रस्ताव वो है, क्योंकि वो वहाँ से पैदा होता है कि उसमें हमने साइन किया हुआ है कि कोई भी सरकार नहीं चलाएगी, सबको निजी चलाएगी, प्राइवेट कंपनियाँ चलाएंगी। तो फिर क्या होगा हमारा? तो हमें अब जो है विश्व बैंक से अनलिंक होना है, उदारीकरण नीति को से खत्म करना है। ये हमारी लड़ाई होगी। बिल्कुल जवान बॉर्डर पे ना दिक्कत करे, कोई जो 60 साल कर्मचारी को वो भी दिक्कत न करे, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। जी मतलब अब आपकी लड़ाई सरकार से अब सामंतवाद के, पूंजीवाद के और जातिवाद के खिलाफ रहेगी? जी बिल्कुल, वो तो अलग बात है, वर्गीकरण राजनीति। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, अगर एक ब्राह्मण अफसर है, अधिकारी एसपी है, एक चौकीदार है ब्राह्मण, तो क्या वो अपनी लड़की की शादी उससे करेगा? जाति का नहीं, वर्ग का है। वो एसपी ब्राह्मण एसपी में करेगा, अगर उसे एससी में, तो यहाँ तो वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ कारपोरेट घर से हमारी लड़ाई पूंजीवाद से है। ये लड़ाई पूंजीवाद से थी। ये पहली बार पूंजीवाद को हमने पुश किया। आप देखना यूरोप अमेरिका में भी इनको बैक फुट पे जाना पड़ेगा। आप अध्ययन करिए विश्व व्यापार संगठन क्या है, कि किसी की पूंजी कहीं आ सकती है, जा सकती है। हम क्या बनाते हैं? कुछ तो बनाते नहीं है। तो हमारी सब पूंजी आ रही है, वो खरीद, फायदा किसको होगा? उनको होगा। हम तो एसपी यहाँ का कहना चाहते हैं कि भौगोलिक स्थिति से दृष्टिकोण से कहीं सब्जी पैदा होती है, कहीं फल पैदा होता है, कहीं पशुपालन दूध पैदा होता है, तो उस पर भी एमएसपी होनी चाहिए। 2 रुपये किलो आलू हमसे लेते हैं, फिर 20 रुपये किलो बेचते हैं, वो किसान नहीं मरेगा? कहीं प्याज पैदा होती है, कहीं मिर्च पैदा होती है। तो फसलों के साथ साथ तेज के साथ मैं तो ये भी चाहता हूं कि फल और सब्जियों पर भी और पशुपालन पर भी एमएसपी निर्धारित हो। हमारी लड़ाई रुकी नहीं है, ये तो आगाज है, अभी आगे आगे हम बढ़ेंगे। जी जिस परिवार के बेटे गए, जिस परिवार ने अपना भाई खोया, 11 दिसंबर को आप लोगों का विजयदशमी के रूप में उसको मनाने जा रहे हैं, उन परिवार के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से सबसे पहले उस परिवार के लिए हम ये पूरा देश ऋणी है कि उन्होंने जो अपनी शहादत किसानों ने दी, अपने घर को भेजा। कहा करते थे कि जाओ मगर जिंदा लौट के मत आना। उनके घर वाले सबसे बड़ी इस आंदोलन में आया हर व्यक्ति, वो अपने परिवार की वजह से। अगर मेरी पत्नी मुझे नहीं आकर रहने करती तो मैं नहीं रह पाता है। तो सबसे पहले वो बधाई के पात्र है, और जो किसानों ने शहादत दी है उनके पूरा देश ऋणी है, पूरा समाज ऋणी है। तो उस तरह से हम उन परिवार की तरफ से अगर कभी कहीं पुकारेंगे तो हम जरूर आएंगे, और उनके लिए हम मजबूती के साथ खड़े हैं। उनको पूरा मुआवजा, पूरा विस्थापन में, लेकिन उनका जो उन्होंने शहादत दी उनको भुलाया नहीं जा सकता। वो जो है इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और हम विजय दिवस हमेशा 11 तारीख को हमेशा मनाते रहेंगे, उनको याद करेंगे। जी क्या उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे नज़दीक आएगा, किसान आंदोलन में जिस तरीके से शहादत हुई, क्या भारतीय जनता पार्टी को फिर से वोट दिया जाएगा? जी आप फिर वही क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ भूले नहीं हैं। जिस प्रकार से हमें टॉर्चर किया, हमें खालिस्तानी, माओवादी, पाकिस्तानी, प्रो चाइनीज, प्रो भारत टुकड़े गैंग, जिहादी, नकली किसान, पता नहीं क्या क्या क्या, हम भूल सकते हैं? हमारे ऊपर गाड़ियाँ रौद दी भूल सकते हैं? हमारे पर लाठियाँ बरसाई भूल सकते हैं? नहीं भूलेंगे। और एक बात बता, आप बड़ी जागरूक पत्रकार, बड़े अच्छे सवाल कर रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ, ये देश में अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियाँ, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग खाना पीना है। बताइए मुझे, एक विचारधारा हो सकती है? आप इस देश को एक विचारधारा थोपने जा रहे हैं।
हम इस ऐसे विचारधारा जो सबको खत्म कर देगी, जो कि भारतीय संविधान की पहली पंक्ति में लिखा है, हम भारत के लोग। मैं कह रहा था जनगण मन अधिनायक, इस देश का अधिनायक कौन? जनगण मन। जो जनगण मन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है। भारत भाग्य विधाता, इस देश का भारत विधाता कौन? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आप कैसे एक देश हिंदू राष्ट्र कर सकते हैं? हम कैसे इस विचारधारा को आने देना चाहते हैं? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि इनको नेस्तनाबूद करो। ये भारत को और टुकड़े करने का प्रयास कर रहे हैं, नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। इनको बिल्कुल कोई अधिकार नहीं बनता कि आए, नहीं तो गांधी जी के सपनों को चकनाचूर होगा, सरदार भगत सिंह के अशफाकुल्लाह चंद्रशेखर के सपनों को चकनाचूर होगा। हम भारत गांधी का भारत है, ये गोडसे का भारत नहीं है, ये सावरकर का भारत नहीं है। और हम जीते हैं, यहाँ भगवा हारा है, तिरंगा जीता है। हम 26 जिस पर कंगना रनौत कर रही थी, भगवा लहरा रही थी, साक्षी महाराज, मनोज तिवारी, राव, हम 26 जनवरी को हम तिरंगा लहराएंगे, भगवा को जमी दोच कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने बोला कि एक राष्ट्र नहीं चल सकता, लेकिन मोहन भागवत जी का तो कहना है कि भारत की जो पहचान है वो हिंदू राष्ट्र के तहत ही हो सकती है, अन्यथा अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो भारत की कोई पहचान नहीं, भारत खत्म हो जाएगा। अब जिस तरीके से रिजवी ने हिंदू धर्म ग्रहण किया, अब वो नया नया एजेंडा चला रहे, पूरी स्क्रीन पे न्यूज़ चैनल्स दिखा रहे हैं कि हिंदू वापसी, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप कह रहे हैं कि अलग अलग डाइवर्सिटी है, तो एक विचारधारा कैसे हो सकती है? एक विचारधारा, एक पेड़ की छाया में तो आना पड़ेगा ना देश चलाने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हु इज मोहन भागवत? मोहन भागवत कौन है? एक राष्ट्रीय स्वयं संघ के अध्यक्ष हैं। तो वो पूरा भारत तो नहीं, आरएसएस पूरा भारत तो नहीं है ना। आरएसएस की सोच कितने हैं? 2% लोग हैं, आप जानते हैं। नहीं तो मैं कह सकता हूँ एससी एसटी जो ओबीसी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, बड़ा आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई इसको अन्यथा न ले, क्या एक ब्राह्मण अपनी लड़की, एक हिंदू अगर एससी है तो देगा? नहीं देता। समाज में औसत यही है। तो कहने का है कि वो मोहन भागवत कौन है? वो देश की सुप्रीम कोर्ट है, वो तय करेंगे देश की परिभाषा क्या है। वो अपने एक संगठन है, अपने संगठन का बातचीत संविधान लागू कर सकते हैं, अपने संगठन के ऊपर, पूरे भारत के ऊपर नहीं। मैं सही कह रहा हूँ, शायद आप इसको स्वीकार कर रही होंगी। तो भारत का संविधान है, हम भारत के लोग, इसमें सभी लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। ये सबका देश है, मोहन भागवत का नहीं है। हमें पता है कि किसने अंग्रेजों जाके गवाही दी थी हिंदुत्व के खिलाफ। तो ये भारत नहीं है, और निश्चित रूप से भारत को हमें बचाना है। अगर इस देश को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो वही असली भारतीय है। हमने एक बार फिर भारत क्या होता है, भारतीय संसद क्या होता है, भारतीय क्या होता है सिखाया। इन्होंने रात के अंधेरे में बिल लाया था, हमने बताया कैसे बिल लाया था। देखिए संसद में खारिज हुआ। ये होता है सही संविधान प्रणाली। देश संविधान प्रणाली से चलता है, संविधान से चलता है, आपके मन की बात से चलता है, लोग की बात सुनी जाती है। आपने मन की बात इसमें करी। लोकतंत्र में लोग बड़ा होता है, तंत्र छोटा, जन बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है। आपने क्या करा? तो निश्चित रूप से हमने बताया है, और हम बता देंगे कि हु इज मोहन भागवत और हु इज गांधी जी। ये किसानों की जीत के साथ संविधान की जीत है। जिस तरीके से आने वाले समय में संविधान खतरे में आएगा, क्या आप लोग भारी संख्या में फिर सड़कों पे नजर आएंगे संविधान के हित में? जी बिल्कुल। मैं ये कंगना रनौत के ऊपर कहना चाहूँगा, 2014 की बात करें, 2014 में हमारा कहीं आज़ादी को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था। हमने उसको फिर से एकदम चमका के, ताज़ा करके, एकदम ब्रश पॉलिश मार के फिर एक बार टांग दिया है। और तुम्हारी औकात नहीं छूओगे। अगर इस तिरंगे को छेड़ने का प्रयास किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम सैनिक हैं। अगर कोई देश पर आंख उठाता है तो उसकी जान लेने में परवाह नहीं करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम जान दे भी देंगे। तो तिरंगा को हमने मरते दम तक हाथों में लिया है। इस तिरंगा को अगर छूने कोई प्रयास किया, निश्चित रूप से इस भारत की जनता नेस्त नाबूद कर देगी। तो ये हम बातचीत किए थे किसान आंदोलन को लेके। 11 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा और किसानों की जीत हुई। एक तानाशाह सरकार को झुका दिया गया, लेकिन तानाशाह सरकार की माफ़ी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव जैसे ही नज़दीक आएगा, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है मारो और मुआवजा दो। जहां सरकार की गलती है वहां माफ़ी मांग लो। तो इस बहकावे में सरकार को, जनता को नहीं आना है, क्योंकि ये नई पॉलिसी है सरकार की। बिना कुछ सोचे समझे कानून को ला देती है, बिना कुछ समझे कानून को वापस ले लेती है। जो शहादत हुई है किसान भाइयों की, उनका जवाब कौन देगा? उसका जवाब सिर्फ माफ़ी से नहीं होने वाला है। जिसने अपना भाई खोया है, बेटा खोया है, पति खोया है, उनके बारे में सोचना चाहिए कि उनके घर तो अंधेरा छा गया ना। कैमरा पर्सन मोहम्मद फैजल के साथ मैं निधि रतन, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।